बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाहिद। कौमी असम्बली का अजलास जारी है और अपोजिशन के अपने इख्तलाफात की वजह से हुकूमत मनमानी कर रही है। और पिछले सेशन में उन्होंने 10 बिल पास किए। अपोजिशन हर मुल्क में निज़ाम में जमहूरियत में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। हुकूमत को के गलत कामों के ऊपर उनको टोकना और अवामी नुमाइंदगी के लिए ज़रूरी भी है। दूसरा यह है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो इस वक्त हुकूमत चाह रही है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होनी चाहिए, अपोजिशन क्यों मुखालफत कर रही है। और जो पाकिस्तानी गैर ममालिक में इस वक्त तकरीबन 90 लाख के नज़दीक हमारे पाकिस्तानी वहाँ मौजूद हैं और बिलियन जो हैं रुपये पाकिस्तान को ज़र मुबादला भिजवाते हैं, उसके ख़िलाफ़ यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अदालत चली गई है कि उनको वोट का हक़ नहीं देना चाहिए। कनाडा में एक अंदोनाक वाक़या हुआ है कि पाकिस्तानी एक ख़ानदान को जिस बेदर्दी से ट्रक के नीचे देके कुचल दिया गया है, वो दुनिया में इस्लामी फ़ोबिया को ज़ाहिर कर रहा है। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और अपोजिशन जमातों ने इस पर बड़ी तशवीश का इज़हार किया है और इसे आलमी सतह पर उठाने का मुतालबा किया। ये हमारे मौजूद रहेंगे। औरंगज़ेब बरकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, और राना मोहम्मद अरशद साहब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। हमारे साथ राव मंदर या साहब भी मौजूद हैं और वो बात करते हैं। राना अरशद साहब, पहले आपसे ही कर लेते हैं कि अपोजिशन इस वक्त बटी हुई है, क्या कहेंगे? क्योंकि आगे बजट आ रहा है और इससे पहले आप तहरीकें भी चला चुके हैं, PDM बनी, वो भी आपके सामने उसका क्या हशर हुआ है, वो एक लंबी दास्तान है, उस पर प्रोग्राम भी हम कर चुके हैं। अब कौमी असम्बली में वजह जो बनी आपके सामने है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तकरीर करने लगे और हसन इकबाल साहब ने कुछ जब फ़िक्रा कहा कि मुझे टाइम पहले देना चाहिए, तो उन्होंने भी शटअप कॉल दी। उन्होंने कहा भी इसकी हैसियत क्या है। बात बढ़ती गई, फिर वाकआउट तक गई। उसका फ़ायदा गवर्नमेंट ने उठाया और उन्होंने अपने 10 बिल पास करवा लिए। अब मुझे बताइए कौम को क्या जवाब देंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इकबाल शाह साहब। जैसे आपने कहा, अपोजिशन पहले दिन भी कोई ना इलेक्शन का इत्तेहाद था, 1 पॉइंट एजेंडा जो 25 जुलाई 2018 को इंटरनेशनल लेवल पर धांधला हुआ, जो RTS सिस्टम सोया था, उसके नतीजे में हम लोग इकट्ठे हुए थे। और नवंबर में गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हुआ तो हम एक दूसरे के अगेंस्ट इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे। इसलिए ये कोई इशू नहीं है। हर पार्टी ने अपनी अपनी स्ट्रगल करनी है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कर रहे हैं, पीपल पार्टी भी कर रही है। और बाकी इशू ये है कि आज बात हो रही है गवर्नमेंट की कि वो क्या डिलीवर कर रही है। गवर्नमेंट पहले दिन से लेकर आज तक, जो इमरान नियाज़ी जिसने खुद कहा कि मैं यू टर्न लेते लेते वज़ीर-ए-आज़म बन गया हूँ, आज भी झूठ बोल रहे थे। अभी जो ज़िम्मेदार किसान रोड पे थे, जिनसे कल हमारे डायलॉग होते हैं मुस्लिम लीग हाउस के ऑफिस में, हमारे मरकज़ी नायब सदर हमजा शबाशी साहब ने किए, जो किसान इत्तेहाद और किसान बोर्ड के लोग ऑन बोर्ड थे, ऑफिस बेरर, और जो एक डेलीगेशन ने रब्ता मियाँ नवाशी साहब से भी किया, शहबाज साहब से भी, तो फिर फौरी तौर पर जो डेलीगेशन आया, हमजा शहबाज साहब ने उनके साथ डायलॉग किए और उसमें पंजाब मुस्लिम लीग नून के ऑफिस बेरर भी मौजूद थे। और मैं समझता हूँ कि आज ज़िम्मेदार, कल इधर हुआ तो आज मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने एक डेलीगेशन बुलवाया जिससे इमरान नियाज़ी खुद बात कर रहे थे और वो खालिद खोखर साहब बात दरमियान में कर रहे थे कि जनाब मियाँ नवाशी के दौर में 5 रुपए 35 पैसे बिजली का यूनिट था, आज 13 रुपए है। तो वो कह रहे थे हम सोच रहे हैं, कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये चू चू का मरब्बा, ये अली बाबा 40 चोर किसानों का भी खून चूसते ले गए हैं। क्योंकि जब 50 रुपए किलो चीनी थी और जब 2500 की DAP की बोरी थी, आज 5700 की DAP की बोरी हो गई। और क्योंकि मैं समझता हूं कि मूंजी की काश्त हो रही है, जिम्मेदार परेशान है। जिम्मेदार को तो रिलीफ चाहिए कि कोई ट्रैक्टर जो है, जो ट्यूबवेल है, वो डीजल के साथ चलता है। और जो पीटर इंजन है, किसान है जो हुकूमत को कहते हैं कि इससे ज्यादा फसल हुई नहीं, इससे ज्यादा पैसा कभी कमाया ही नहीं। मैं समझता हूं यही तो बात है, फसल भी हुई, गन्ना भी पैदा हुआ, गंदम भी पैदा हुई, लेकिन अकल के आंधे अली बाबा 40 चोर करप्शन के अन्नदाता बादशाह हैं कि पहले गंदम और चीनी मुल्क से बाहर भेजते हैं और फिर वापस मंगवाते हैं।
एक्सपोर्ट करते हैं फिर इंपोर्ट करते हैं है ना। नहीं आपने जो फरमाया मैं इस चीज को मानता हूं कि फसल अच्छी हुई, अच्छी फसल आने के बावजूद गंदम बाहर से क्यों मंगवाई गई? इस सवाल का जवाब वो आज जो बैठे हुए थे ना न्याजी के साथ, फखरे इमाम, कभी मुस्लिम लीग नून में थे, कभी काव लीग में, वो उनका फ्लोरा ऑफ द हाउस बयान है कि हमारी मिसाली तौर पर 61 लाख मैट्रिक टन गंदम पैदा हुई, लेकिन मुझे नहीं पता वो गंदम कहां पे चलेगी। एक मिनिस्टर फ्लोर ऑफ द हाउस बैठकर ये बात कर रहा है कौमी असेंबली में, नेशनल असेंबली में, और उसके बाद होता क्या है पता करें ना कि वो गंदम कौन ले गया। और नहीं मैं इसी तरफ आ रहा हूं, इसलिए मैं बात आज इमरान न्याजी का ये कहना, और उसके बाद मैं समझता हूं कि जो आज दर्दनाक वाकया जो कल सुबह 4 बजे से लेकर सखर डुर्की का वो जो रेलवे ट्रेन का हादसा जो है, मैं समझता हूं कि वो दिल दहला देने वाला। चौधरी कहता है कि उन्होंने ML1 नहीं बनाई इसलिए हादसे होते हैं, उनको केस करने चाहिए। वो जो आपने किसका नाम लिया, वो जो गुजरात जेलम का डाकू है, हाँ शायद वो उसके डाकू का कावली के दौर में कोई ऐसी बात हो या जो, लेकिन बेशर्मों को शर्म नहीं आती। बेशर्म फवाद चौधरी, मैं डायरेक्ट फवाद आपको कह रहा हूं, तुमने कावली का भी बेड़ा गर्क किया, तुमने फिर पार्टी का बेड़ा गर्क किया और आप नियाजी का बेड़ा गर्क। शर्म आनी चाहिए। जो DS रेलवे है वो ये कह रहा है कि सखर से ये जो ट्रैक है इसकी हालत ठीक नहीं, ये सफर करने के काबिल नहीं। 1 महीना पहले भी रिटर्न आया, सेक्रेटरी रेलवे ये कह रहा है कि इस समेत 7 या 11 मकामात जो हैं उसका जो वेल्डिंग है पॉइंट वो टूट गया है, और बेशर्मो उसको वेल्ड करा लेते। वो क्या नाम है पुराना जो वो रावलपिंडी का टेक्नोलॉजी कॉलेज बंद करने वाला, जग्गा टैक्स लेने वाला, वैगनों से इमरान का साथी जिसको कहता था मैंने चपरासी नहीं भर्ती करना, अब पहले वजीर रेलवे भर्ती किया और उसका बेड़ागर करवाया, और आज वो वजीर दाखिला बन के बेड़ागर कर रहा है। शर्म आनी चाहिए थी। जिनके 70 लोग अल्लाह को प्यारे हो गए और 6 लोग फैमिली मेंबर तोबा टेक से के एक ही खानदान के, फिर मेरे माना वाले के अफराद अल्लाह को प्यारे हो गए, और शर्म नहीं आती। कल 4 बजे का वाकया है, इकबाल साहब लोग सोए हुए थे और रेलवे का अमला 10 बजे के बाद वहां पर जाता है। शर्म नहीं आनी चाहिए। और किस तरह कटर गए लोग पहुंचे, खुदाना खास्ता अल्लाह ताला हंगामी इलाज से महफूज रखे इमरान न्याजी, माल इकट्ठे करने के अलावा। तुमने तो जब हजारा खानदान के 11 लोग अल्लाह को प्यारे हो गए थे कोटे, तुमने तो वो मैयतें पड़ी थी, उनसे मिलने के लिए भी नहीं गए थे और 1 हफ्ता मैयतें पड़ी रही। फिर जब रहीम यार खां का पहला रेलवे का हादसा होता, जब 100 लोग अल्लाह को प्यारे हो गए, गलत रिपोर्टें न्याजी तुमने और तुम्हारे लोगों ने दी कि वो जनाब उन लोगों ने वहां पर नाश्ते बना रहे थे। नहीं, सर्किट शॉर्ट हुआ था जिसकी पहले कंप्लेंट थी, और आज इस ट्रैक की भी कंप्लेंट ऑलरेडी मौजूद थी। इमरान न्याजी को फौरी तौर पर इस्तीफा देना चाहिए, जाली और झूठे वुजरा से भी इस्तीफे लेने चाहिए, पहले वजीर से भी तो और मौजूदा से भी। आपके कहने और नहीं इकट्ठा, मैं तो भाई अपोजिशन कब इकट्ठी है? अपोजिशन सारी कह रही है, आप भी गौर फरमाएं कि वो पार्टी भी कह रही है, हम भी कह रहे हैं कि जो इसका जिम्मेदार है, जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ एक कमीशन बना दें। शामिल कर लेते। बल्कि साहब सवाल ये हो रहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा था कि हर आदमी चाहता है हुकूमत को गिरा जाए। सब पूछ रहे थे कि जब अपोजिशन इकट्ठी नहीं है, मुस्लिम लीग नून का स्टांस ये लगा है, वो इस वक्त काफ़ी दूरियां हो चुकी हैं एक दूसरे के। जब उन्होंने बयान दिया कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लाहौर के या पंजाब के होने की वजह से कन्विक्टेड हैं, बाहर के मुल्क में हैं, तो हम धक्के खा रहे हैं, हमारे पर साथ के केस चल रहे हैं, हमें धोखा दिया गया है। ये अंदर खाते पंजाब में भी, यानी सेनेट में जब आपस में इन्होंने बात की और अनअपोज्ड इन्होंने सेनेटर करवा लिए, तो ये अब हमें फिर ये कहते हैं कि भाई इकट्ठे रहें या किस तरह हम माफ़ी मांगें। वो कहते हैं कि नहीं, अब मुस्लिम लीग नून पर तो हम एतबार कभी भी नहीं करते। बात यह है कि असम्बली में आपने देख लिया कि जैसे ही यानी पीपल पार्टी के रहनुमा खड़े हुए तो हसन इकबाल खड़े हो गए कि मुझे फ्लोर दिया जाए। उसके रद्द-ए-अमल में जब बात हुई, अब अपोजिशन अगर इस तरह आपस में लड़ रही है तो हुकूमत को तो फ़ायदा हो रहा है, क्या कहेंगे? सही आप कह रहे हैं। असल में मसला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस से बात करे, क्योंकि इनका नून लीग में इस वक्त बहुत बड़ा
एक कह दें कि इट इज़ डिवाइडेड, शहबाज शरीफ सदर है पाकिस्तान, इट इज़ डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। शहबाज शरीफ का अपना, एंड ही इज़ हैविंग डायलॉग विद एस्टेब्लिशमेंट ऑल्सो, मगर अभी ओपनली नहीं आया। नवाज शरीफ का जो है वो अलहदा है, वो ज़रा हार्ड कर रहा है, बाहर बैठा है, हार्ड स्टांस है उसका। अब पीपल्स पार्टी किससे बात करे, ये मसला ना जी, बात किससे करे? नहीं, वो जब वर्चुअल मीटिंग हुई थी, हाँ, जब तो उस वक्त आसिफ अली जरदारी ने जब ये कहा था कि अगर तहरीक चलानी है तो आओ पाकिस्तान, बिल्कुल, और इस्तीफे की बात हुई थी ना जी, पीपल्स पार्टी का इस्तीफे देने से फायदा नहीं है, तो फिर वो साबित किया उन्होंने नून का भी आदमी आ गया सेनेट में, 2-3 पीपल्स पार्टी भी, एक दो आपको मिल गया, साथ आ गए। तो मेरा ख्याल सर अपना ये गिराने वाली जो बात है वो तो एक ही सूरत से गिर सकती है, अगर मैस एजिटेशन हो, लोग खुद निकलें बाहर। जैसे कराची में कोई किसको निकालेंगे आप, जब मुस्लिम लीग नून के मरीम नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हम पंजाब को नहीं गिराना चाहते, फिर किसको गिराना चाहते हैं? तो पीपल पार्टी गिराना चाहती है। नहीं, वो किसको गिराना चाहते हैं? फिर अगर पंजाब गवर्नमेंट नहीं गिराना चाहते तो बताएं। पीपल्स पार्टी तो इस पोजीशन में नहीं है कि इन हाउस तब्दीली लाए, उनके तो वोट ही बहुत कम है। नहीं, फिर असेंबली में क्या हो रहा है, आगे बजट आ रहा है, इसमें भी 10 बिल पास हो गए, मैं बताऊं आपको, किसी ने पढ़े ही नहीं, किसी ने उसमें अमेंडमेंट नहीं दी। इकबाल साहब रियलिटी पे जाएं, मिला कौन है, आप मिले हुए या वो मिले? सर रियलिटी में जाएं, रियलिटी ये है कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट इज रूलिंग, एस्टेब्लिशमेंट नहीं, वो तो है, वो तो कोई छुपी बात नहीं। और ये कोई आप किससे, मैं आपको मुस्लिम लीग नून जो है वो बार्गेनिंग कर रही है, नून लीग में भी जरूरत नहीं है, मौलाना में भी जरूरत नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट को टेक ऑन करें। अभी आपको पता है कि रिसेंटली सीआई का डायरेक्टर खुफिया तौर पे पाकिस्तान आया था, तो सबसे पहले वो मिलने गया सिर्फ आर्मी चीफ को, नॉट टू प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। ये उसके बाद ये टेलीफोन पे बात हुई या 3-4 दिन पहले, जो उनका है चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, उसे कहते हैं जो डिफेंस स्टाफ, उसने भी इससे बात की। तो न्याजी वो तो इस्लामाबाद आया था, फिर साथ ही अफगानिस्तान में गया। 2 थे ना जी, एक सीआई का डायरेक्टर था, एक डिफेंस का था। ऐसे ही तो इमरान को तो बेचारे को मान लिया। पहले भी ये बताएं, ये तो आप करते रहते हैं, जब दलील को नहीं होती तो उधर तो आप चल पड़ते हैं। आपको भी रियायत मिली, आसिफ अली जरदारी साहब के केसेस खामोश हैं, उसे चलेगा, तकरीबन जाने वाले हैं, रिलैक्स है काम। अब दोनों पार्टियां अलग-अलग बार्गेनिंग कर रही हैं। मुझे इसका नहीं पता, कोई पार्टी पीपल्स पार्टी तो कोई बार्गेन नहीं करती, वरना भुट्टो साहब फांसी ना लगता। मुस्लिम लीग कर रही है, मुस्लिम लीग तो है ही पैदावार इनकी। अच्छा, ये तो पैदावार ही है ज़ियाउल हक की। नहीं, ज़ियाउल हक की पैदावार तो है। तो वजह यह है, आप भी तो मिल के कई दफ़ा उनको भी गिराया है, ऐसे एक रिकॉर्ड पर मौजूद है, चार्टर डेमोक्रेसी के बाद में हुआ था। कहने का मकसद फिर वही है जो आप रिजर्व बातें कर रहे हैं, और पता नहीं अपनी पार्टी से भी खौफ से पहले भी नोटिस आपको मिल चुका है। मैं ये कहता हूँ कि ये कौन सी पॉलिसी के असेंबली में चलो हसन इकबाल खड़े हो ही गए थे, तो इतनी ये कौन है कि किसी औकात क्या है, इस तरह की बातें। नहीं, देखो जी, उसमें ये था कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तो है शहबाज शरीफ, ठीक है ना जी। अगर वो नहीं है तो, अगर वो नहीं है तो फिर नेक्स्ट इज पीपल्स पार्टी का जो पार्लियामेंट्री लीडर है वो है बिलावल साहब, तो उनका हक बनता था बात करने में। उसके बाद फिर टारगेट तो इतना भी नहीं हो सका ना, तकरीर भी हो तो टारगेट तो इतना भी नहीं हो सका। सर बात ये है कि मैं क्या आपको बात करूं, मुस्लिम लीग आप बार बार कहते हैं, मुझे बताइए कि आज बेनजीर इनकम सपोर्ट का नाम रख दिया गया है, कई चीज़ें। पहली बात है, बिलावल भुट्टो के कौमी लीडर हैं और हैं, तो उन्होंने कहा पंजाब हमारा पानी चोरी कर रहा है, कभी वो कहते हैं जी ये हो रहा है। सर पंजाब को टारगेट करके वो इलाके लीडर बनना चाहते हैं। नहीं, मैं अब तो पहले हम सुनते थे बंगाली बाबू, अब करते हैं सिंधी मानू। ये मुल्क को पंजाबियों ने नहीं छोड़ना, ये 3 हिस्सों में डिवाइड होगा। अब नोट कर रहे हैं, मेरी जिंदगी रहने रहे। बलोचियों को ये मार रहे हैं,
तो फिर आप चीन को मार रहे हैं, मुंह से निकल गई जो सोशल मीडिया पर चल रही है और कॉलम लिखे हैं उस पर यह है कि सिंध में इस वक्त जो है ना सिंध कार्ड खेला जा रहा है। सिंध कार्ड नहीं खेलता कोई, बेहतरीन तरीके से खेल रहे हैं। आपने वो मलक रियाज की बैरिया टाउन में झंडे लहराएंगे। सिंध कार्ड हम नहीं खेल रहे। अगर पीपल्स पार्टी ना हो तो सिंधु देश बन चुका होता कब का। वो तो पाकिस्तान खपे उन्होंने बना रखा। हाँ, ये तो जनाब आप देखें, सब साथ हैं आ रहे हैं दो फिक्रे कहे हैं जी राणा साहब। बात यह है कि मुझे बताइए, अगर ये कहते हैं जी हम चारों सूबों की जंजीर, और ये बड़ी अच्छी बात है, कोई भी पार्टी सारे सूबों में होनी चाहिए। अब ये सिंध कार्ड को जिस तरीके से खेल रहे हैं, जिस तरह आपने एक ज़माने में पंजाबी जाग किया था, सिंध में भी 18वीं तरमीम के बाद मुझे बताइए, वज़ीर आला जब सिंध कहते हैं कि मैंने ख़त लिखना छोड़ दिया है, बैरों से बात कर रहा हूँ, लेकिन वजह ये अगर बैरों से बात कर रहा है तो वो कहते हैं पैसे तो हम आपको नहीं देंगे, आपके लिए ये तो नहीं देंगे भी आपको ज़ाती खर्च करें और सारे वाल में ज़ाती खर्च क्यों करें? इट इज़ ऑलवेज क्या खर्च किया? कराची का हाल आप लोगों ने क्या किया? क्या किया जी? इट इज मच बेटर। 40 साल पहले कौन सा कराची था? है जी, 40 साल का कराची पहले देखा है ना आपने? नहीं, ये एमक्यू खराब कर गया, उसके बाद तो अब इम्प्रूवमेंट बनाना था। 12-13 साल तो आपको भी हो गए। तो भारत बड़ा इम्प्रूवमेंट हुई। आप जाके देखें उनकी ट्रैफिक की मूवमेंट्स देखें। पहले तो आदमी 2-2 घंटे 4-4 घंटे पास था, अब तो उन्होंने बेशुमार ट्रांसपोर्ट में दी नहीं वहाँ कुछ। आप पता कर लें, 6 बसें सारी दी, 14 बसें में लगा है सर। ट्रांसपोर्ट कराची के लिए आज से बड़े साल पहले, पाकिस्तान बनने से पहले भी चलती थी, लाहौर में नहीं चलती थी। तो ये भी गलत है। ओमनी बस मैं जाता हूं, ये तो मैं कॉलेज जाता हूँ ओमनी बस में, डबल डेकर में। डबल डेकर, ठीक है ना जी। वो भी डबल डेकर कौन खा गया? आप तो ये तो मशहूर, ये तो कहते हैं जी बड़ी 14 बसें चल गई। मेरा ख्याल ये माशाल्लाह पूरा आधा घंटा ले लिया बरकी साहब ने। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो बरकी साहब की बड़ी मोहब्बत है, प्यार है पीपल पार्टी से, लेकिन इनकी मोहब्बत थी जो पीपल पार्टी थी जुल्फ़िकार अली भट्टो की, और वही जुल्फ़िकार अली भट्टो साहब जो अयूब खान के दौर में वज़ीर ख़ारजा थे, और फिर वो क्या कहते थे वो सारी कौम को पता है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और इशू ये है कि आज की पीपल पार्टी जो पंजाब में भी थी, चारों सूबों में जो आपने जंजीर की बात की, तो उसको मुखालफिन नहीं ख़त्म कर सकते किसी पार्टी को, ना हमारी पार्टी को मुखालफिन ख़त्म कर सकते। जरदारी पार्टी बन गई है, और वो जरदारी जो पार्टी है वो एक्चुअल मौजूदा हुकूमत की और काफली के दौर में भी पीपल पार्टी जो थी वो हुकूमत की बी टीम थी। राव सिकंदर इकबाल साहब कौन थे? वो फैसल साले हयात कौन थे? वो पीपल पार्टी के निशान पर इलेक्ट होते हैं और वो 20 या 21 महीने पट्रियाट बनकर वो चले जाते हैं काफली के साथ, और वो मुशर्रफ कहाँ पे है? और फिर एक वोट से जफरुल्लाह जमाली को वज़ीर आज़म बनाते हैं, फिर इस्लामाबाद से उसका बिस्तरा ट्रेन में रख के उनको छोटे सूबे का समय का जो जुल्म किया गया। आज मैं ये बात करना चाहता हूँ जो आपने बात की, चारों सूबे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, हमने कभी बात सूबे की नहीं की, लेकिन ये बात हम जरूर करते हैं, मैं भी करता हूं, हर सूबे को आइन के मुताबिक उसका हिस्सा मिलना चाहिए। जो पंजाब का बजट दो फाइनेंस कमीशन की बात कर रहे हैं, एनएफसी की बात करता हूं, एनएफसी के अवार्ड के तहत आज भी पंजाब का हिस्सा खा रहा है, कोई और नहीं खा रहा, ये इमरान न्याजी खा रहा है। और पंजाब के वज़ीर तो बोल नहीं रहे। मैं कहता हूं बोलने के, वो मुलाजम भर्ती हुआ, वो समी ने कहा तो था, जो पहले हमारे साथ था, फिर लोटा बन गया, उधर वजीर फूड खराग या फूड बना, और फिर बाद में फारग हो गया चीनी वो आटे के पर। उसने कहा तो था कि ये शबाशी की जगह पे भर्ती हुआ, ये बुजदार भाई भर्ती हुआ, भर्ती किया, हमें कोई इतराज नहीं, 70% लगाया आप, हमें कोई इतराज नहीं। लेकिन मैं ये जरूर पूछना चाहता हूं, उस्मान बुजदार डीआई खान में जो डाकू राज है वो तेरी सरपरस्ती में चल रहा है या तेरे न्याजी की सरपरस्ती में चल रहा है? और डीजी खान में सरेआम डाकू जो पुलिस को अगवा कर रहे हैं, और उसके बाद डर लग रहा है सिंध को बात करने में, मैं समझता, डर लग रहा है शिकारपुर का। मैं समझता हूं कि अगर आप बात करते हैं, अगर शिकारपुर में डाकू राज है, या जैसे 2013 से पहले कराची में पर्ची चलती थी, बत्ताखोरी चलती थी, वो एमक्यूएम करे या सूबाई गवर्नमेंट करे, जो भी करे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज साहब ने 6 जून 2013 को थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बन के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का रोल अदा किया था। हमने वहां की सिंध गवर्नमेंट को साथ लिया था, हमने शुमाली वजीरिस्तान का ऑपरेशन किया था, हमने 16 घंटे की बिजली की लोड शेडिंग को खत्म करके अल्हम्दुलिल्लाह 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की है। हमने सैकड़ों वालों की लड़ाई ना लड़ी थी, ना हम लड़ना चाहते। आज इमरान न्याजी क्या कर रहा है? 3 दिन पहले
फरमान जारी कर रहा था, सल्तनत इमरानिया का यू टर्न लेने वाला इमरान नियाजी कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में कह रहा था कि 3 साल में हमने 1 अरब दरख्त लगा दिए हैं और जो बाकी 2 साल है हम 9 अरब और लगा देंगे। भाई इमरान नियाजी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पहले बिलियन ट्रीज लगे थे वो कहां पे हैं? नून लीग ने नहीं गिनने, अवाम ने गिनने हैं, स्टेट के अदारों ने गिनने हैं। और अगर नहीं गिन रहे तो फिर कराची की अवाम ने वो जिमनी इलेक्शन में तो गिन लिए हैं और डस्का के इलेक्शन में भी धुंध के बाद जो गिनती हुई वो हो गई है, उसके बाद खुशाब में भी हो गई है और इंशाल्लाह अब गिनती होगी बदीन में भी। अब मैं समझता हूं बदीन हो या मैं समझता हूं नाशेरा हो, मानसेरा, सॉरी मानसेरा, मैं इकबाल साहब एक ही करना चाहता हूं कि आज आप यकीन कर लें, मुझे अफसोस यही है कि मेथी जो हम देहाती लोग हैं, अगर मेथी का रेट 125-30 रुपए किलो होगा तो फिर अवाम किधर चले जाए? कसूर जान तो मेथी आपने रोटी में पकाने के लिए नहीं, रोटी खाने के लिए मेथी का सालन होता है। और फिर देखें गाजर भी 130 रुपए, टिंडे माशाल्लाह 150 रुपए किलो। भाई इमरान नियाजी ये तुम्हारी टीम करती क्या है? ये एंटी करप्शन, ये एफआई, ये नैब, ये सारी अपोजिशन के पीछे लगाई हुई है। ये एटीएम मशीनें कब के जो करतूत है आवाम के सामने एक्सपोज होती है। आगे बड़े शानदार सब्जेक्ट की तरफ जाना है क्योंकि वो भी जरूरी है, इस तरफ इस्लाम के रह जाएंगे। तो बरकी साहब हम ना अब कनाडा में जो इस्लामफोबिया पर हम बात करेंगे, जुल्म, तो बड़ा दिल हिला देने वाला वाक़या है कि ये जो जिसको हम सिविलाइज दुनिया कहते हैं, वो अगर फ्रांस में यानी हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बने तो वो भी कहते हैं ये आज़ादी है स्पीच की, और फिर हमारा इराक तबाह कर दें, लीबिया तबाह कर दें और 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान तबाह कर दें, तो दहशतगर्द वो नहीं है, दहशतगर्द मुसलमान है। मुसलमानों को दहशतगर्द यानी डिक्लेयर करने के लिए इस किस्म की जो चीज़ें प्लांट की जाती हैं। अब भी आप देखेंगे कनाडा जैसे पूरा मन मुल्क में जो वाक़या हुआ है, ये एक बड़ा आइंदा आने वाले हालात किस रुख इख्तियार करेंगे, इस पर हम बात करेंगे। नाज़रीन आफ्टर शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और हम ये अपने पैनल से बात करना चाहते थे कि कनाडा में जो बड़ा दौनाक वाक़या हुआ है कि गाड़ी के नीचे पाकिस्तानियों के पूरे ख़ानदान को यानी नीचे दे के बड़े दर्दनाक तरीके से हलाक कर दिया गया, छोटा सा एक बच्चा बचा है। राव साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का राव साहब। तो अब इसी पर ज़रा आपका स्टांस हम लेना चाहते हैं कि इस्लामफोबिया जो है, जिस तरह पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा है, पूरी दुनिया में ये एक नई यानी मैं समझता हूँ बात चल पड़ी है। हालांकि आपके सामने है कि इस्लामफोबिया हम हैं, हम दहशतगर्द हैं जिस तरह वो पोज कर रहे हैं, या अफ़गानिस्तान में 9/11 के बाद जो उन्होंने किया और इराक के साथ क्या किया, शाम के साथ क्या हो रहा है, लीबिया के साथ क्या किया, और अब भी जो वो दहशतगर्दी है पूरी दुनिया में जंगी हार्डवेयर बेचने के लिए। तो फ्रांस के में जो आप कह सकते हैं कि भी आज़ादी तकरीर और तहरीर की आज़ादी है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया जी। मैं सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से बात करने को क्वालिफाई करता हूँ जी जी, क्योंकि बाकी इस्लामिक वर्ल्ड जो है वो हमसे बहुत ज़्यादा समझदार और दाना है, वो मॉडरेट हो गया ना जी। आप जो भी उसे लफ्ज इस्तेमाल कर लें, वो जिंदा रहना जानते ठीक है, अच्छा है, ठीक है, वो जिंदा रह रहे हैं इस वक्त। जैसे सऊदी अरेबिया है, बहुत खूबसूरती से उसने अपने आप को हर मामले से अलग कर लिया है और वो अपने अवाम की खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं। जी जी। मसला आता है जी पाकिस्तान का। मैं इसका जो आपने सवाल किया है बुनियादी तौर पे ये पाकिस्तान से मुंसलिक नहीं था, लेकिन अब ये पाकिस्तान से मुंसलिक हो चुका है। ठीक है। और इसके बहुत ज्यादा पहलू हैं, यानी एक पहलू से ये मामला जो है डिस्क्राइब नहीं हो सकता। पहली बात तो ये है कि हमें ये तस्लीम करना होगा और हमें तस्लीम करना चाहिए कि पूरी मुस्लिम वर्ल्ड, पाकिस्तान से लेकर टर्की तक, टर्की से लेकर सीरिया तक, लीबिया तक, मुसलमान का गला काट रहे हैं। ठीक है। कलमा गो है, अफगानिस्तान में भी तालिबान कलमा गो हैं,
और सरकारी तौर पे जो मर रहे हैं अफगानिस्तान के फौजी वो भी कलमा गो हैं। तो लड़ाई जो है ना सर, इस वक्त मुसलमान का गला काट रहा है, और ये चीज जो है, ये चीज पूरी दुनिया को मालूम है। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्यों, क्या वजह है कि हमारे जैसे मुल्कों में जंग मुंतकिल हो गई, और ये मुंतकिल अभी होगी। पाकिस्तान अनस्टेबल काफी हद तक होगा अफगानिस्तान में अमेरिकन के जाने के बाद। हाँ ये बिल्कुल, ये बड़ी अलार्मिंग है। इस्लामोफोबिया जो है, यानी हम सारे जो हैं अपने मजहबी रिवायात के तहत अपनी जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आती, और मैं बहुत डरते हुए ये आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि दुनिया में कहीं हंगामे नहीं होते जहां इस्लाम शुरू हुआ है, हिजाज में, मक्के में, मदीने में, वहां प्रो पैलेस्टाइन हंगामे नहीं होते। वहां लोग घोड़ों पे सवार होके इजराइल की तरफ नहीं जाते। जॉर्डन जो कि इजराइल का बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है, जो कि हैशमाइट डायनेस्टी है, वहां से किसी किस्म का मसला नहीं होता। पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो को एग्जिस्टेंस की पॉलिसी पे जा चुका है। हम जो है, और मैं इसके अंदर एक अर्ज करूंगा, शायद जो पीटीआई के मेंबरान सुन रहे हो मुझे वो बुरा लगे उन्हें, हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है इसकी और इनकी, बल्कि लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो, इनकी कॉम्प्रिहेंशन इंटरनेशनल अफेयर्स की दुनिया की सिफर नहीं है, माइनस में। इन्हें कुछ पता नहीं, ये जो इनके मुंह में आता है चीजें कह देते हैं, और हमारा जो सफारत खाने हैं बाहर, वो अब इनकी बातों को कई बार डर जाते हैं इनकी बातें सुन। यानी इस्लामोफोबिया पे जिस तरह की बातें इमरान खान करता है, जी जी, पूरी दुनिया में कोई मुस्लिम लीडर नहीं करता। क्यों नहीं करता? आप समझ रहे हैं कि ये इस तरीके का जो वो इस्लाम के मुतल्लक पूरी दुनिया में एक बात कर रहे हैं, वो इसके खिलाफ हो जाएंगे सब लोग, पाकिस्तान के खिलाफ हो चुके हैं। अच्छा, हो क्या जाएंगे? आपको कोई मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है दुनिया के अंदर। आप कौन सा हेड ऑफ स्टेट है यूरोप का जो पाकिस्तान आया है गुज़िश्ता 3 साल में? चाइना एक ले दे के रह जाता है आपका दोस्त। खान साहब जो हैं नजाकत को नहीं समझते। ताजिकिस्तान के आए हैं, मोहम्मद बिन सुलेमान आए हैं, इस तरह कुछ लोग तो आए हैं। सर मेरी बात सुने, मोहम्मद बिन सुलेमान क्यों आए हैं आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन मैं आपकी बात को निगेट करते हुए कहूंगा कि मोहम्मद बिन सलमान यहाँ आए हैं और रिफाइनरी जो है वो इंडिया में खोल के गए हैं। मोहम्मद बिन सलमान यहाँ बग्गी में बैठ के प्राइम मिनिस्टर हाउस से कसरे सदारत तक गए हैं, लेकिन इंडिया के अंदर वो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है उसकी ट्रेड जो है वो करके गए हैं। मुझे देखिए पाकिस्तान का कसूर क्या है, मुझे ये बताइए कि क्या आपका जो रवैया है दुनिया से, आप दुनिया से मुख्तलिफ हो चुके हैं, आप दुनिया से मुतजाद। हमारा ये पावर कि हम एटमी मुल्क हैं, या क्या ये आंखों में खटक रहा है पूरी दुनिया के? आप मुझे ये बता दीजिए, जो टेक्नोलॉजी अब इजराइल ने यूज की है, जिसे आयरन डोम कहते हैं, और जो उन्होंने हमास के खिलाफ यूज किया, वैसे हमास भी इजराइल की अलाइड पार्टी है, इस पे कभी बहस में से रख लीजिएगा। 1500 रॉकेट उन्होंने फायर किया, एक रॉकेट भी जो है वो इजराइल तक नहीं पहुंच सका। एक रॉकेट का स्प्लिंटर एक बस के ऊपर गिरा जाता है। तो यहाँ ये इनकलाबी बने फिरते हैं कि उनकी हिमायत हम लेकर आपको कौन मिसाइल चलाने देगा, आपको कौन एटम बम चलाने देगा, और आपको कौन आप समझते हैं कि स्पेस क्राफ्ट के अंदर आपकी हैसियत है कोई? खुदारा अपनी हैसियत को, अपनी पॉलिटिकल, अपनी इकोनॉमिक, अपनी समाजी हैसियत को पहचानने बातों के बाद से तो ये पता चल रहा है कि इस्लाम के मुतल्लक यानी जो बातें हैं, या मुसलमानों को मुत्तहिद करने की बातें हैं, या इस्लाम के उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने की बातें हैं, पूरी मुस्लिम दुनिया नहीं कर रही, हम कर रहे हैं, इसलिए हम दुश्मन ज़्यादा बना रहे हैं। नहीं जी, मैं तो आपकी बात को डिनाई करता हूँ। नेशन स्टेट के बाद मुस्लिम दुनिया, मुस्लिम उम्मा का कोई वजूद नहीं है। हम वीजा लेके टर्की जाते हैं, हम वीजा लेके दुबई जाते हैं, हम वीजा लेके सऊदी अरेबिया जाते हैं, वो मुस्लिम स्टेट नहीं है। कहाँ है मुस्लिम उम्मा? सिर्फ ख्वाबों में है, बातों में है, और जो बंदा सही बात करने की कोशिश करता है उसको आप ये मुल्क से भगा देते हैं या मार देते हैं। सऊदी में हम कोई मकान नहीं खरीद सकते, कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। ठीक कह रहे हैं आप। मैं ये अर्ज करूंगा, इस्लामोफोबिया को
जितना अच्छे तरीके से पाकिस्तान हैंडल कर सकता था, दुनिया का कोई मुल्क नहीं हैंडल कर सकता। गलती कहाँ है? गलती इमरान खान में है, गलती प्राइम मिनिस्टर में है, जो कि मैं तो हैरान हूं। मैंने उस पर कॉलम भी लिखा है कि एक इंसान जो है अपने एम्बेसडर्स को बदतमीजी से बात कर रहा है, वो एम्बेसडर्स जो पाकिस्तान से बाहर जाके पाकिस्तान की खिदमत करते हैं, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होते 14 अगस्त को वो फंक्शन मनाने के, और इंडियन गवर्नमेंट जो है अपनी 15 अगस्त के लिए 5.10 मिलियन US$ देती है अखबार खानों को अपने। देखिए मसला जो है इस वक्त बहुत संगीन है। नहीं, लेकिन पाकिस्तान में ये भी है ना, तो पूरी दुनिया को पता है कि यहाँ एक वारलॉर्ड टाइप यानी माफियाज मौजूद है, और पूरी ताकत से कोई मुल्क में ऐसी कंसेंसस बिल्ड कभी हुआ ही नहीं। अगर उसने फ्रांस के खिलाफ आवाज़ उठाई थी या इस्लामफोबिया के खिलाफ उठाते हैं, तो फिर हम क्या करें? मुझे अगर दूसरी दुनिया हमारे सपोर्ट नहीं करती और अंदर से मेरा काउंटर सवाल है, और मेरे से ज्यादा जीरक और मुदब्बिर आदमी राना अरशद साहब और बरकी साहब तशरीफ रखते हैं। मुझे ये बताइए कि ये जो फ्रांस के अंदर हुआ है, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, मैं मुकम्मल मजम्मत करता हूँ उसकी, लेकिन ये मजम्मत खाना काबा के जो खतीब हैं उनकी तरफ से क्यों नहीं आई? ये मजम्मत जो है सऊदी अरब के बादशाह की तरफ से क्यों नहीं आई? जो अपने अमाल है ना, जाहिर है, हम अगर वो कुछ नहीं करते तो हम एज ए मुसलमान एज ए कंट्री कंडेम ना करें। नहीं तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान को दाव पे लगा दिया जाए? अब अगर आप लोग ये समझते हैं कि ये पॉलिसी तो हमने कौन से लश्कर भेजे, हमने कंडेम किया ना सर हमें कंडेम करना चाहिए, लेकिन सूरत हाल ये है कि एक मजहबी जमात ने 20 घोड़े जो है वो कराची के अंदर वो पेश किए हैं प्रेस के सामने, जिसमें माशाल्लाह दाढ़ी वाले लोग बैठे हुए हैं, वो जिहाद के लिए जा रहे हैं फलस्तीन, अखबार में छपा है। मैं कह रहा हूं अपने मुल्क की फिक्र करें, कोई जरूरत नहीं है। फिक्र भी है, वो आहिस्ता आहिस्ता जो खतरा हमारे मुल्क की तरफ फलस्तीन को चलो देखते हैं, अब कश्मीर है उसमें कितना जुल्म हो रहा है, तो हमने आवाज तो उठानी थी ना जी। देखिए सर, कश्मीर का इशू जो है खुदारा आप इसको अब बैक बर्नर। ठीक है, आते हैं जी, एक मिनट जरा बरकी साहब आपकी बारी है, जरा आप इस पर थोड़ा स्टांस दे, फिर आते हैं राणा साहब। जी बरकी साहब क्या कह रहे हैं? सर बात ये है कि जब किसी हुकूमत के पास, या आप कह लें हुकूमत ही कहें, पार्टी के पास या हुकूमत के पास अवाम को देने के लिए कुछ ना हो, तो उन्होंने चूरन भेजना होता है, और सबसे सस्ता चूरन है रिलीजियस चूरन। जुल्फ़िकार भुट्टो साहब चूरन भेजते रहे समर कॉन्फ्रेंस में। OIC कॉन्फ्रेंस और चीज़ थी, उन्होंने कोई एजिटेशन नहीं की थी। OIC कॉन्फ्रेंस में एक उन्होंने जॉइंट बनाया था कि एक प्लेटफॉर्म हो जब हम इकट्ठे कर सके बात, क्योंकि इट वाज सेकंड कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट वाज हेल्ड इन मोरक्को। दूसरी बात है कि जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, द रियल रूलर्स, अगर वो इस्लाम को ना फैलाएं और मौलवियों को लिफ्ट ना दें, तो उनकी अपनी एग्जिस्टेंस के मतलब तो हमारी एग्जिस्टेंस भी कैसे रह सकती है? मुझे बताइए, 26 अफगानिस्तान से अमेरिका जा रहा है, 2640 किलोमीटर है, फेंस को उखाड़ के बाहर फेंक, शादें रोज हो रही हैं। हाँ। तो आप रोकेंगे जाके? आप आपस में लड़ते रहते हैं अपोजिशन? नहीं, इंडिया के लीडरों की तरह आप लीडर हैं? नहीं सर, ये जो मनमोहन सिंह आप हैं, सर, in order to retain their hegemony, जो एस्टेब्लिशमेंट है हमारी, रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट, आप समझते हैं, मैं पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट भी कह सकता हूं, उनको रिलीजियस कार्ड चाहिए, और उन्हें पाकिस्तान को एक सिक्योरिटी कंट्री बनाना। ज़िया के दौर में ये बहुत बड़ा सर दौर नहीं, अभी तक वही चल रहा है, अगेंस्ट दी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पाकिस्तान में काम हो रहे हैं। कोई जज अगर बोल सकता है, काजी ईसा जैसा, तो उसके खिलाफ केस हो जाते हैं। तो जो दूसरे लोग हैं, अब चीफ जस्टिस अपनी जान बचाने के लिए, आप बड़ी हैरान कौन बात है, पंजाब के चीफ जस्टिस ने कहा मेरी रिटायरमेंट को मुझे खतरा है। बिल्कुल, क्योंकि उसलिए खतरा है कि उसने हिट टू ऑन, फिर अपने अपने गिरेबान में जाएंगे सारे। नहीं, वो इसके लिए कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है। यस जी, राणा साहब क्या कहेंगे? मैं इकबाल साहब गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि जो राव साहब ने बात की बड़ी फहम फरासत के साथ, मैं उन तमाम चीज़ों को इंडोर्स करता हूँ। अब इशू ये है, ये बात जब शबाशी साहब ने की, एहसन इकबाल ने, या राना सनाउल्लाह या शाहिद काका अब्बासी ने
3 हफ्ते पहले की कि अफगानिस्तान हमारा नेबर्स मुस्लिम कंट्री है, लेकिन जो वायरस वहां से एपीएस स्कूल के बच्चों से लेकर आता रहा, अब इनखला होता है और एयरपोर्ट या जैकबाबाद एयरबेस या जो नाम लिए जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि पार्लियामेंट को इत्मीनान में ले, पार्लियामेंटी लीडर्स को कॉल करें और जो असेंबली में बैठे हैं बात की जा रही। मैं इसलिए कहता हूं, जब नेशनल इश्यूज होते हैं तमाम तरह अपोजिशन अपनी तहफात के बावजूद बैठते हैं, जब इंडिया या कश्मीर या नेशनल इश्यूज आते हैं तो आज क्यों नहीं बिठाया गया। और मैं सिर्फ एक ही इमरान न्याजी से पूछना चाहता हूं कि आज इतना बड़ा झूठ बोल रहा था कि मेरा कोई कारोबार नहीं पंजाब और पाकिस्तान में, तो इमरान न्याजी ये शौकत खानम का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो मेंबर हैं वो कौन कौन से यतीम या गरीब भर्ती किए हैं? नहीं, किसी की जरूरत नहीं। अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट के बेनिफिशियरीज आप हैं। फिर जो नमल यूनिवर्सिटी बनाई उसकी जमीन तो शबाशी साहब से ले ली और वहां का बिजनेस आपका है, और उसी तरह भी आपका तो कारोबार नहीं, तो ये जमान पार्क का 14 करोड़ का घर कैसे बन गया? और फिर तमाम अफराद जितने भी हैं खानदान के, सब हुकूमत से एंजॉय करने और मजाक कर रहे हैं। पे खतूने अवल को पूरी दुनिया लाड करवा देने आदि, हमें क्या एतराज है? लेकिन पंजाब और पाकिस्तान के तुलबा को जो मियां नवाज साहब और शबाशी साहब ने जो डिजिटल लाइब्रेरियां 22 लाहौर समेत दी ताकि गरीब बच्चे और बच्चियां वहां घर बैठे मुस्तफीद हो सकें, मेरे लाहौर के तुलबा का जिससे वो मुस्तफीद होते थे, कजाफी सेंटर में वो लाइब्रेरी थी, तो 2 हफ्ते पहले लाहौर की इंतजामिया खतूने वाले आते हैं शाम सेकंड टाइम और विजिट करके प्लेन लगती हैं और उसके बाद उसका फंक्शन होता है। सूफीज्म को प्रमोट करना चाहिए, लेकिन नया प्रोजेक्ट नहीं बन सकता। अगर वो मैं समझता हूं करतारपुर बॉर्डर बन सकता है तो बुजुर्गाने दीन इस्लाम के जो हीरो हैं, जो सूफी हैं, उनके लिए क्यों नहीं नई लाइब्रेरियां बन सकती, नई यहां पर मंसूबे क्यों नहीं बन सकते? ये खातूने अवल जो चंद साल पहले किसी और के घर में रहती थी, आज इधर हैं, उनकी तख्ती किस कैपेसिटी में लगी, मुझे एतराज है। और मैं समझता हूं कि ये चीजें जो है ये बड़ी नहीं, मैं समझता हूं सूफीज्म अच्छी बात है, लेकिन नया अदारा बना दें और पूरे पंजाब पूरे पाकिस्तान में उसको प्रमोट करें। हम कब कहते हैं? मुझे ये एतराज है कि वहां पर जो सलूक किया गया ना महकमे के सेक्रेटरी को पता है और ना वहां की इंतजामिया को पता है, और वहां पर जो प्लेट लगी है, मैं इसलिए अर्ज करना चाहता हूं कि आज वो हुकूमत मौजूदा समझती है कि इसमें स्टूडेंट को ये भी एक चैप्टर या नहीं, आप कजाफी स्टेडियम में वहां पर पिलाक की आप बात कर रहे हैं, तो वहां पर सूफीज्म के लिए मौजूद है। साथ ही मैं समझता हूं कि कनाडा में जो हुआ है ये एक गलत मैसेज पास हुआ है, और मैं राव साहब की बात को सेकंड करता हूं। हम सब मुसलमान हैं, हम सब कलमा गो हैं, लेकिन मुसलमान उम्मा को इकट्ठा होना होगा। वो कौन से महरकात, वो कौन से इश्यूज हैं जो हमारे सऊदी अरब गवर्नमेंट और यूएई कंट्रीज के हेड या सरबराहों के आगे आड़े आते हैं? नहीं आने चाहिए। मुसलमान तो वो है जो तख्तादार पर भी हक का नारा लगाते हैं, और यहाँ पर सब आते हैं 8-10 अरब दे के 50 अरब जो है वो उससे ज्यादा वो जाकर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं। साहब अब हम बात करते हैं कि जब हम कोई भी पाकिस्तान में हुकूमत आती है तो वो ये बड़ा कहती है कि हमारी इकानमी में जो पाकिस्तानी बाहर के मुल्कों में काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तो वो हमारे ज़रा मुबादला भेजते हैं, हमारे यानी ज़्यादा जो आप कह सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बराबर हो गई है, और ज़रा मुबादला आ गया है, हमारे एसेट बढ़ गए। अब जब ये हुआ कि उनको वोट का हक दिया जाए और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी दोबारा जिस तरह पूरी दुनिया में है किया जाए, मुस्लिम लीग नून जो है अदालत में चली गई है, क्या कहेंगे? देखिए जी, ये कई मुल्कों के अंदर ये कानूनी तौर पे जायज़ है कि जो एक्सपेट्रिएट्स हैं उनके किसी और मुल्क में चले जाएं और उस मुल्क के शहरी भी हो जाएं, फिर भी वो अपने पेरेंट मुल्क के अंदर वो वोट ऑफ राइट में उनका वोट ऑफ राइट बरकरार रहता है। जैसे जर्मनी और टर्की का मामला है कि टर्की से हज़ारों मजदूर लेके गया था जर्मनी कोई 70-80 साल पहले, और अब जर्मनी के अंदर लाखों टर्क्स मौजूद है, वो सारे वोट डालते हैं। बहुत अच्छी बात है कि एक्सपेट्रिएट्स को इजाज़त मिलनी चाहिए, लेकिन मैं यहाँ एक मेरे अंदर एक अजीब एक चीज़ आ जाती है
कि हम ये तमाम पॉलिटिशियंस जो हमें, जिनको हम क्रिटिसाइज करते हैं, और हमारे पास बड़े बड़े शानदार पॉलिटिशियंस मौजूद हैं, ये पार्लियामेंट में बैठ के सिर जोड़ के बैठ के ये इस तरह के सेंसिटिव मसाइल पे बहस क्यों नहीं करते और वहां फैसला क्यों नहीं होता? सिर्फ एक आदमी अगर ऑर्डिनेंस जारी कर दे तो उससे ये लगता है कि वो मुशावरत के अमल को नहीं समझता, इस काबिल के लोगों से बात की जाए। वो गवर्नमेंट कहती है हमने इनसे बात ही नहीं करनी, ये कहते हैं उससे बात नहीं करनी, मियां नवाशी से बात करो, वो कहते हैं फलां से बात करो। मेरी अर्ज है। अच्छा, बरकी साहब आपसे सवाल भी कर लेंगे क्योंकि फिर दरमियान में बरकी साहब बात करें, क्योंकि उससे नहीं राव साहब सही फरमा रहे हैं। एक तो पहले मैं छोटी सी बात कर लूँ राव साहब के, वो असेंबली में मशावरत इससे नहीं करते कि उनमें कोई अहल है ही नहीं। क्या वो मुराद सईद से बात करें, फैसल वड्डू से बात करें, अफरीदी से बात करें, वो जो डब्बू है अपना फवाद चौधरी से बात करें। मैं इस तरह की बात नहीं करूंगा बरकी साहब। अच्छा नहीं बात नहीं मैं करूँ, किससे वो बात करें? अच्छा नंबर 1, नंबर 2 सर, नंबर 2 मुझे इजाजत दे दें। हाँ नहीं आप मेरे बाद आप बात करें। नंबर 2, आई डोंट माइंड अगर जो पाकिस्तानी बाहर काम करते हैं वोट डालें, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट दे आर नॉट ड्यूअल नेशनल होल्डर। ड्यूअल नेशनल होल्डर का क्या काम है? वो तो उसका इंटरेस्ट क्या पाकिस्तान में? या तो जिस तरह MNA MP की इलेक्शन होती है वो सरेंडर करे। ये तो सारे खानदान में एक बंदा ड्यूअल नेशनल ना ले, हाँ। बाकी सारे लेके वहां तो कारोबार करें, हाँ। तो वो भी यहाँ आगे नहीं वो उन्हें वोट नहीं डालने चाहिए। जो हमारे मजदूर तबका गया है, वर्कर्स गए हैं, वेज अर्नर्स गए हैं, वो नेशनल नहीं है, ड्यूअल नेशनल मोस्टली, उन्हें वोट का हक दे दिया जाए, कोई बुरी बात नहीं। मगर जो साहब अगर मैं इकबाल साहब मैं अर्ज कर सकता हूँ? जी मैं ये अर्ज करूंगा कि देखिए इस मामले को आप कतन जिस तरह पेश कर रहे हैं, असलियत में मामला ऐसे नहीं है। बहुत अनगिनत मुल्क हैं दुनिया में जो कि डुअल नेशनल भी हैं और अपने मुल्कों में वोट भी डालते हैं। अब इमरान खान साहब जो ये कर रहे हैं, उनकी सियासी वजह ये है कि वो ये समझते हैं कि एक्सपैट्रिएट्स का वोट उनको ज्यादा मिलेगा और नेक्स्ट इलेक्शन में सही है, ठीक है, नेक्स्ट इलेक्शन में शायद उन्हें फायदा हो। लेकिन मेरा पॉइंट और है। आप कहते हैं जी कि आपने नाम लिए कुछ, मैं कतन नाम नहीं लूंगा, मैं इसके बरक्स लोगों के ऐसे नाम भी ले सकता हूं जो बहुत लाइक हैं और जो बंदे वहां मुस्लिम लीग नून से भी ताल्लुक रखते हैं, पीपल्स पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं, PTI से भी रखते हैं, ANP से भी रखते हैं, इंतहाई संजीदा लोग हैं और वो मुल्क की बेहतरी के अंदर बैठ के एक क्लोज डोर मीटिंग्स के अंदर वो बात करने के लिए तैयार हैं। राणा साहब जरा जी मैं सर जो राव साहब बात करते हैं मैं उसको इंडोज करता हूं बरकी साहब की बात को। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि इससे सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवाने होते हैं इन फ्यूचर भी और अब भी। उनको पूछे बगैर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से एक और ऑर्डिनेंस आ जाए, तरीकेकार पर हमें इतराज है। इसलिए हम कहते हैं कि ये पार्लियामेंट में बहस की जाए, ये जो स्टैंडिंग कमेटी वहां पर बात हो, हमें इस तरीकेकार पर इतराज है। अदरवाइज जो पाकिस्तानी है वो बिल्कुल वोट अपना कास्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर डुअल नेशनैलिटी वाले को एलिजिबल करना है तो वो असेंबली का हक या राइट है, कोई और अदारा उसको एलिजिबल नहीं कर सकता। बातें काफी तशरीह रह गई क्योंकि एक बाकायदा प्रोग्राम जो है ना इस्लामफोबिया पर आपके साथ होगा। तो नाज़रीन आपने हमारा प्रोग्राम देखा और सुना, आप बेहतरीन जज हैं, मसले को उठाते रहते हैं ताकि सारी कौम भी जान ले कि असम्बलियों में क्या हो रहा है। सब कहते हैं कि वहाँ बात होनी चाहिए, बात होती नहीं, तो फिर क्या किया जाए? तो यही एक सवाल है जिसका हमें इंतज़ार रहता है कि पार्लियामेंट अपना इस वक्त जो काम है वो कर भी रही है या नहीं। अपना खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।